आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में गणित के अंतर्गत देखेंगे गणित शिक्षण यानी कि मैथ पेडागोजी। और आपसे गणित में 15 क्वेश्चन गणित शिक्षण के पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। अगर आपको सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको शिक्षण सही से कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में आपसे 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। इसलिए पेडागोजी सेक्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और पेडागोजी में आप आराम से 15 में से 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आयोग कैसे क्वेश्चन बनाता है और आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आपको राइट आंसर नहीं आ रहा है तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, आप किस प्रकार से 1 या 2 या 3 विकल्पों को कैंसिल करेंगे जिससे कि आपको सही आंसर मिल जाए। तो ये सभी बातें हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो सबसे पहले आप इसमें संरचनात्मक और रचनावादी को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि जो भी आपको आंसर देना है वो रचनावादी के अनुसार देना है। और दूसरी चीज़ आप क्या टिक करेंगे, दूसरी चीज़ आप नहीं को टिक करेंगे कि आपको सही विकल्प नहीं चुनना है, आपको गलत विकल्प चुनना है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया यानी कि नेगेटिव चीज़ पूछी गई। तो इसलिए आपको सही विकल्प नहीं आंसर में देना है, गलत विकल्प आंसर में देना है, यानी कि जो लक्षण नहीं होगा वो हमें बताना है। इसलिए आप एग्ज़ाम में जैसे ही आपको नहीं मिल जाए आप अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नहीं दिखना बंद हो जाता है। इसलिए नहीं का आप विशेष ध्यान रखेंगे। पहला विकल्प दिया गया है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि जब प्राइमरी लेवल में गणित पढ़ाई जाती है तो साथ ही साथ जो गणित के साथ हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, तो उसके साथ उन विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। उन विषयों के बीच जो संबंध होता है उनको उजागर करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी लेवल में जब गणित पढ़ाई जा रही हो सिर्फ गणित ही पढ़ाई जा रही हो। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि आपको हिंदी भी पढ़ा के गणित का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में बच्चे के अंदर इतना विकास नहीं होता है कि वो समझ सके। कोई प्राइमरी लेवल में बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है कि वो लासा मासा या नंबर सिस्टम सब कुछ पढ़ डाले, वो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल में होता है। इसलिए अन्य विषयों के साथ भी उसको संबंध बना के पढ़ाया जाता है। इसलिए ये विकल्प आपका नहीं होगा, ये सही है लेकिन आपको नहीं वाला चुनना है। दूसरा है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ये भी बिल्कुल विकल्प सही है, लेकिन आपको गलत वाला चुनना है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि गणित के अधिगम में आप अगर शिक्षक हैं तो आप भाषा का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको भाषा स्पष्ट बोलनी है, आपको भाषा की जो भूमिका है, जो संवाद है, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि प्राइमरी लेवल में स्टूडेंट अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो आकलन लगा ले। जैसे कि जूनियर लेवल में है, अगर आपने क्वेश्चन बोला है, अगर क्वेश्चन में कुछ आपने छोड़ भी दिया है तो वो उतना अनुमान लगा लेता है, लेकिन प्राइमरी लेवल में बालक नहीं अनुमान लगा पाएगा। प्राइमरी लेवल में अगर आपने 20 × 4 बोला है तो आपको सिर्फ गुणा का चिन्ह नहीं बनाना है, आपको बोलना भी है कि 20 × 4 यानी कि 20 में आपको 4 का गुणा करना है, यानी कि स्पष्ट भाषा आपको बोलनी है, तभी वो समझ पाएंगे। तो ये विकल्प सही है लेकिन आपको नहीं वाला चुनना है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लास में अगर एक शिक्षक है वो कोई लेसन पढ़ा रहा है तो ज़रूरी है कि वो एक ही बार में सभी बच्चे समझ जाएं। कुछ बच्चे एक बार में समझेंगे, कुछ वही सवाल 2 बार में समझेंगे, कुछ वही सवाल को 3 बार में समझेंगे, यानी कि सबकी समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये विकल्प सही है लेकिन आपको नहीं वाला चुनना है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। अगला है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो विषय परक प्रकार का तात्पर्य है
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या प्राथमिक स्तर पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नहीं पूछे जाते हैं। क्या प्राइमरी लेवल में जब आपको पेपर मिलता था तो वहाँ पर सीधे लिखा है कि 20×4 और सीधे विकल्प दे दिए गए? तो वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपसे जूनियर लेवल के पूछे जाते हैं। और जब और आप ऊपर पहुंच जाते हैं फिर तो आपसे सीधे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है या जो विषय परक क्वेश्चन है वो आपसे जूनियर लेवल से स्टार्टिंग में आते हैं। प्राइमरी लेवल में आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर प्राइमरी लेवल में आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल में इतना बालक के अंदर समझ नहीं होता है, इतना समझ का विकास नहीं होता है। इसलिए ये विकल्प आपका गलत है और आपसे गलत वाला यानी कि नहीं वाला पूछा जा रहा था, इसलिए राइट आंसर चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि जितने भी विकल्प आप कैंसिल कर पाएँ कैंसिल कर दें और लास्ट में आपको सही आंसर मिल जाएगा। अगर 2 भी विकल्प बचते हैं और आप 2 में तुक्का भी लगाएंगे तब भी आपके सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप तुक्का भी लगाएं तो पहले 1 या 2 विकल्पों को कैंसिल कर दें, कभी भी चारों विकल्पों पे तुक्का मत लगाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? पहले तो आप संरचनात्मक और रचनावादी दृष्टिकोण को अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो इस रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार होगा। तो पहला दिया गया है इसमें विकल्प, गणित पूर्णतया विषय परक है। विषय परक अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव, तो क्या गणित ऑब्जेक्टिव ही है पूर्णतया? पूर्णतया का तात्पर्य है पूरी तरीके से, तो बिल्कुल ये गलत है। हाँ, अंशतः है, थोड़ा ही बहुत ऑब्जेक्टिव भी है गणित में, लेकिन पूर्णतः नहीं ऑब्जेक्टिव है। आपको गणित को सॉल्व भी करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप कहाँ से ऑब्जेक्ट उसको टिक कर पाएंगे? तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए इस विकल्प को आप रोक के रखेंगे कि शायद ये हमारा आंसर हो जाए। अगला है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, इसलिए इसको भी हम रोक के रखेंगे, शायद ये हमारा हो जाए क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगला है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। क्या जो गणितज्ञ है या कोई भी है जो आविष्कार या खोज करता है, क्या हमें उससे हमेशा यही अपेक्षा रहती है कि जो भी वो खोज करेगा वो सच ही होगी? तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आविष्कार कर रहा होता है वो तो कुछ न्यू कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आविष्कार सच ही हो। वो सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि हम बिल्कुल पूरी तरह से उस पर अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो भी वो आविष्कार करेगा वो सच ही होगा। तो अब आप देख रहे होंगे आपके पास 2 विकल्प बचे हैं। इन 2 विकल्पों में से आपको आंसर चुनना है, लेकिन आपको संरचनात्मक और रचनावादी दृष्टिकोण को दिमाग में रख कर आंसर चुनना है। तो जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ये भी आंसर लगभग सही ही लग रहा है, लेकिन जो राइट आंसर है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार वो दूसरा आंसर है कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो बच्चों में त्रिविम विकास का यानी कि उसके त्रिविम विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि सबसे अधिक वाला आपको बताना है। पहला विकल्प है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। मान लो चंद्रमा 7:20 पे उदय होता है और आपने उसका समय लिख दिया कि 7:20 पे आज उदय हुआ, तो क्या आपसे ये त्रिविम समझ का विकास होगा आपके अंदर? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लो आपने लिख दिया 7:20 पे हुआ, तो इससे आपको त्रिविम विकास कहाँ से हुआ? आपका त्रिविम समझ का कहाँ विकास हुआ? ये तो बिल्कुल आपको सीधा सीधा मिल गया, राइट टू लेफ्ट आपने लिख दिया, तो ये बिल्कुल भी त्रिविम समझ का विकास नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। अगला है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा आपकी ये लाइन होती है, यहाँ पे आपका मान के चलो जैसे 0 है, यहाँ पे आपको निरूपित करना, जैसे आपने निरूपित कर दिया 1 2 3, इधर आपका हो गया -1 -2, इस प्रकार से आपने निरूपित कर दिया। तो क्या ये आपके
त्रिविम समझ के विकास को कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी राइट टू लेफ्ट है, यानी कि एक प्रकार से एकदम सीधा आपका विकास हो रहा है राइट टू लेफ्ट। इससे आपकी त्रिविम समझ का बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। तीसरा है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। आप देखते होंगे कि बोतल का जो ऊपरी दृश्य होता है वो लगभग ऐसा होता है। जब आप ऊपरी दृश्य को चित्रित करेंगे तब आप देख रहे होंगे कि आपको इस प्रकार से चित्रण करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से आप चित्रण करेंगे तो आपके त्रिविम समझ का विकास होगा। अगला भी हम देख लेंगे कि मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। इस विकल्प को हम रोके रखेंगे, शायद ये हमारा हो जाए तीसरा। चौथा है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। मानचित्र जो होता है वो आपसे जूनियर लेवल में इस पर चर्चा की जाती है और आप क्वेश्चन प्राइमरी लेवल का सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए प्राइमरी लेवल पर आप मानचित्र को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। और मानचित्र पर जो शहरों का स्थान निर्धारण किया जाता है वो भी लगभग सिंपल ही होता है, सीधे तरीके से होता है, ना कि उसमें कोई त्रिविम समझ का विकास होता है। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो गया वो आपका तीसरा हो गया कि जो बोतल का ऊपरी दृश्य होता है, आप देख भी लेना, जो ऊपर का ऊपरी दृश्य होता है वो इस प्रकार से होता है कि आपके त्रिविम समझ के विकास को विकसित करता है। तो इसलिए राइट आंसर इसका तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो आप पहले तो इसमें नहीं को गोला काला करेंगे कि आपको जो भी आंसर देना है वो गलत वाला देना है, सही वाला नहीं देना है। दूसरी चीज़, आप गणित के अधिगम को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें आपको गणित के अधिगम, गणित की लर्निंग को ध्यान में रखकर आंसर देना है, ना कि अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि गणित के समझ अलग चीज़ है और अधिगम अलग चीज़ है, तो इसलिए आपको अधिगम के अनुसार आंसर देना है, ना कि समझ के अनुसार। तो पहला इसमें विकल्प दिया गया है कि विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि आपकी किस प्रकार से सामाजिक पृष्ठभूमि है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब चीज़ें आपके गणित के अधिगम पर प्रभाव डालती हैं। यानी कि ये सही है, लेकिन आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। अगला है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि बालकों को निर्देश दिया जाता है कि आप लोग 5 पंक्तियाँ लगाएंगे, प्रत्येक पंक्ति में आप लोग 25-25 लोग खड़े होंगे। तो ये क्या है, ये आपको जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि 5 पंक्ति लगानी है, एक पंक्ति में 25-25 लोग खड़े होंगे, तो इससे आपके गणित के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है। आप गणित की संक्रिया जान सकते हैं कि 5 लाइनें लगेंगी, प्रत्येक लाइन में 25-25 लोग होंगे, तो यानी कि 125 विद्यार्थी खड़े होंगे। तो इससे आपके गणित का विकास हो रहा है, ये सही है आंसर, लेकिन आपको नहीं बताना है, इसलिए आपको ये नहीं आंसर टिक करना है, ये आपका गलत हो गया। अगला है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, इसलिए इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे, शायद ये हो जाए हमारा। अभी हम बता भी देंगे कि ये विकल्प कैसे हो सकता है। अगला है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। बिल्कुल होता है। जैसे कि क्लास में आप देखते होंगे कि टीचर का आपके प्रति कैसा विचार है, क्योंकि टीचर की अगर आपके प्रति सकारात्मक सोच है तो आप ज़्यादा अधिगम की ओर प्रेरित होंगे, आप पर ज़्यादा प्रभावशाली असर पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अगर टीचर का आपके प्रति जो रिएक्शन है वो निष्क्रिय है, आप पर ज़्यादा टीचर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, आप गणितीय अधिगम से दूर हो सकते हैं। इसलिए ये विकल्प सही है, लेकिन आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए आपका ये विकल्प गलत हो गया। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो तीसरा विकल्प आपको मिल रहा है, आपको लग रहा होगा कि इसमें दिया गया है कि प्रतिभा स्वाभाविक होती है, सही लग रहा होगा। ये अगर हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी पेडागोजी में, तो ये आपका यही राइट आंसर होता, लेकिन आपको गणित में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गणित में ये आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, गलत है, क्योंकि ये गणित के अधिगम के अनुसार पूछा गया है। अगर यहीं पे गणित की समझ के अनुसार पूछा जाता तो ये विकल्प आपका नहीं होता, लेकिन अधिगम के अनुसार पूछा जा रहा है, इसलिए यही आपका गलत विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। यानी कि जो ये शाब्दिक समस्या नीचे लिखी है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं।
तो ये आपको शिक्षण के तौर पर बताना है कि ये वाक्य में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है वैकल्पिक जमा। वैकल्पिक जमा का तात्पर्य है टेक अवे एडिशन, यानी कि आपसे इसमें जोड़ पूछा गया है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। अगर यहाँ पे मेरे से 2 अधिक की बजाय लिख दिया होता कि मनीष के पास 8 पेंसिल हैं, तब तो ये विकल्प सही हो जाता, क्योंकि मेरे पास 6 थी, मनीष के पास 8 हैं, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो ये सही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। अगला विकल्प है वैकल्पिक घटा। वैकल्पिक घटा का तात्पर्य है घटाना। क्या यहाँ पे घटाना है? अगर यहाँ पे मेरे पास 6 है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक की जगह पे लिख दिया जाता कि मनीष के पास 4 पेंसिल हैं, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए ये विकल्प गलत है। अगला है तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक जमा का तात्पर्य है कंपेयर से। तो बिल्कुल यहाँ पे कंपेयर की जा रही है और जमा का तात्पर्य जोड़ से है, यानी कि मेरे पास 6 हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, यानी कि मनीष और मेरी तुलना की जा रही है, और वो भी कैसी? जोड़, यानी कि जो मनीष के पास हैं मेरे से अधिक हैं, यानी कि जोड़ी जा रही है। इसमें मेरे पास 6 हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, यानी कि तुलना की गई और तुलना में जोड़ दिया गया है कि 2 अधिक हैं, तो इसलिए यही इसका राइट विकल्प हो गया। अगर अगला भी हम देख लें तुलनात्मक घटा, अगर यहाँ पे दिया होता मेरे पास, यानी कि मनीष के पास मेरे से 2 कम हैं, तो ये आपका चौथा हो जाता घटा वाला, यानी कि घटाना वाला, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, इसलिए तुलना भी की गई है और जमा का तात्पर्य जोड़ा भी गया है। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप इसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि हिंदी इतनी टिपिकल होती है, इतने कठिन वर्ड दे दिए जाते हैं आयोग के द्वारा कि आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इसलिए आप इंग्लिश वर्जन को ज़रूर देखें, इंग्लिश वर्जन से आपको आंसर ढूंढने में सरलता मिलेगी। तो इसके लिए इसका राइट आंसर तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहले तो आप इसमें नहीं को गोला कर लेंगे कि आपको गलत वाला बताना है। पहला है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो इसको हम रोके रखेंगे, शायद ये हो जाए। अगला है यह गुणात्मक प्रकृति का होता है, बिल्कुल होता है गुणात्मक प्रकृति का, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा है और ये सही है। अगला एक संख्या में 2 अंक की स्थिति इसका मान बताती है, बिल्कुल बताती है। अगर 419 लिखा गया है तो 4 का अपना महत्व है, क्योंकि 4 सैकड़े पर है और उसका महत्व है और वो अंक की स्थिति बता रहा है, इसलिए विकल्प सही है। लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा गया इसलिए ये गलत हो गया। यह योगात्मक प्रकृति का है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया इसलिए ये आपका गलत हो गया। अब आपके पास ऑटोमेटिक पहला विकल्प बचा, किसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो बिल्कुल भी आधार 2 की प्रणाली का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप गिनती लिखते हैं, जैसे लिखा आपने मान के चलो 12, तो 12 में आप क्या आधार नीचे 2 लगाते हैं? ऐसा तो सिस्टम लॉग में किया जाता है कि log 2 की पावर 6, तो ऐसा कुछ भी ना हिंदी में किया जाता ना अरबी में किया जाता, इसलिए ये आपका विकल्प गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। यानी कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए आपको वांछनीय प्रक्रिया पहचाननी है। पहले बात हम आपको ये बात बता दें कि ये क्वेश्चन आपसे प्राइमरी लेवल के लिए पूछा गया है, इसलिए आप इसमें देख रहे होंगे कि जो हम आंसर देंगे वो लगेगा कि ये गलत है और बाकी जो गलत आंसर हैं वो आपको सही लगेंगे। लेकिन आप अपना माइंड सेट कर लें जब प्राइमरी लेवल के लिए कि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 के बीच में ध्यान रखकर तब आंसर देना है, क्योंकि आप जूनियर लेवल में या हाई स्कूल इंटर के लेवल के छात्रों के लिए आंसर नहीं दे रहे हैं, आप कक्षा 5 के छात्रों के लिए आंसर दे रहे हो। कक्षा 5 में जो छात्र होता है वो ज्यामिति के बारे में कितना अध्ययन कर सकता है, उसको किस प्रकार से ज्यामिति पढ़ाई जानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखकर आंसर देना है। तो इसमें हम सबसे पहले आपसे चौथे विकल्प से चलेंगे और वो भी बता भी देंगे क्यों चल रहे हैं। पहला इसमें देख लेंगे चौथा विकल्प कि अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ये आपको लग रहा होगा सही आंसर है, ये सही आंसर है, लेकिन ये जूनियर लेवल के लिए है, प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है। प्राइमरी लेवल में ना ही आपको सरल आकृतियाँ दिखानी है छात्रों को, ना ही उनकी स्पष्ट परिभाषा देनी है, ना ही उदाहरण देने, क्योंकि ज्यामिति आपको
नाम मात्र की बिल्कुल प्राइमरी लेवल में पढ़ानी है, शायद प्राइमरी लेवल में है भी नहीं, बहुत नाम मात्र की ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री आपकी जूनियर लेवल से स्टार्ट होती है, इसलिए ना ही आप परिभाषा बताएंगे ना ही ज्योमेट्री का उदाहरण देंगे, इसलिए ये आपका प्राइमरी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन यानी कि विकल्प गलत हो गया। अगला है प्राथमिक स्तर पर ज्योमेट्री को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि पहली बात तो इसमें आपको सीमित मिल गया, तो इसलिए ये प्राइमरी के लिए भी गलत है, ये जूनियर के लिए भी गलत है। जूनियर के लिए ये वाला तो सही था, लेकिन प्राइमरी के लिए गलत था ये, और आपसे क्वेश्चन प्राइमरी का पूछा जा रहा है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है ये जूनियर के लिए भी गलत है और प्राइमरी के लिए भी गलत है, क्योंकि इसमें जैसे ही आपको सीमित मिल गया, आपको शिक्षा में कोई चीज़ सीमित नहीं रखनी है, यानी कि सीमित जो है वो निगेटिव वर्ड है, शिक्षण के अंतर्गत सीमित निगेटिव वर्ड है, इसलिए आप ना छात्रों को सीमित ज्ञान देंगे ना ही किसी चीज़ की सीमित पहचान कराएंगे, तो इसलिए आपका ये विकल्प गलत हो गया। अगला है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यह तो आपका ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्योंकि इसमें नहीं मिल गया। और एक बात और आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर जो ज्यामिति पढ़ाई जाती है वो सिर्फ शब्द संग्रह के अनुसार पढ़ाई जाती है, यानी कि आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि गोला होता है, गोल होता है, आयत होता है, आयताकार होता है, जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है ये एक प्रकार से आयत है। ऐसे बच्चों को प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाता है, यानी कि शब्द संग्रह के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें बोला जा रहा है नहीं है, तो इसलिए विकल्प गलत हो गया। अगला जो दिया गया है विकल्प कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि विद्युत स्थान की अंतर्दर्शी को समझ को विकसित कर सकें, यही आपका राइट आंसर भी हो गया, क्योंकि प्राइमरी लेवल में आपको अवसर देने हैं, और पहले भी हम बता चुके हैं स्टार्टिंग से कि आपको अवसर मिल जाए, सकारात्मक सोच मिल जाए, यही आपके राइट आंसर होंगे। और एक वीडियो में हम इस चीज़ को कवर भी करा देंगे कि क्या क्या पॉजिटिव वर्ड होते हैं और क्या क्या निगेटिव वर्ड होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि प्रचुर अवसर दिए जाएं, पहली बात यहीं से आपको पॉजिटिव चीज़ मिल गई। दूसरा यहाँ से ये पॉजिटिव चीज़ मिली कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। दिक् स्थान का तात्पर्य है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, कि उनको किस प्रकार से स्पेस देना है, तो ये सब चीज़ों का समझ प्राइमरी लेवल में कराया जाता है और इसका अवसर दिया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। क्योंकि प्राइमरी लेवल में ज्योमेट्री पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये सभी जो विकल्प दिए गए हैं ये जूनियर के हिसाब से दिए गए हैं। ये जूनियर में तो सही हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में आप इनको भूल के भी नहीं सही करेंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो आपको बताना है कि गणितीय तर्कणा का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है। तो पहला है परिकलन में निपुणता की क्षमता। परिकलन का तात्पर्य है कैलकुलेट, यानी कि जो आपकी कैलकुलेट एफिशिएंसी है उसमें आप जो है एकदम निपुण हो जाएं, तो बिल्कुल भी ये प्राइमरी लेवल के लिए सही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में आपकी जो गणित की तर्कणा है वो निपुणता से नहीं लगाई जाती है कि आप अगर आपको एक बार बताया गया जैसे जोड़ना आप एक ही बार में सीख जाएं तो समझ लिया जाता है कि आप गणित में बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल भी प्राइमरी लेवल में आप सीख रहे होते हैं। कक्षा 1 में विद्यार्थी जो कभी भी कुछ नहीं जानता था, एकदम कोरी स्लेट है, वो तो अभी सीख रहा है, यानी कि अगर वो गलतियां भी करेगा तो गलतियों के माध्यम से भी वो सीख रहा है। इसलिए आप कक्षा 1 के छात्र को ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि हम एक बार में उसको बता दें और एक बार में वो निपुण हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निपुण होगा। उसको आपको 4-5 बार बताना पड़ेगा, 4-5 बार वो गलत करेगा तब जाके कहीं वो निपुण होगा, तो इसलिए विकल्प आपका गलत हो गया। अगला है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो स्मरण आपको जैसे मिल गया, आपको याद नहीं करना है। सीटेट में आपको जहाँ भी याद करना मिल जाए, पढ़ाई लिखाई से चीज़ें मिल जाएं, वो आपका विकल्प नहीं होंगी, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी याद करना यानी कि रटंत विद्या का विरोधी है। और यहाँ पे विभिन्न परिस्थितियाँ भी दी गई हैं कि कैसी भी आपकी परिस्थिति हो, चाहे आपसे प्राइमरी लेवल में क्यों ना हाई स्कूल लेवल के सवाल करा दिए जाएँ और उसके सूत्र दे दिए जाएँ, आपको याद करना है। क्या ये संभव है? तो इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। अगला है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। तो ये भी बिल्कुल गलत है,
क्योंकि प्राइमरी लेवल में आप गणितीय जो संकल्पनाएं होंगी उनकी परिभाषा देने की क्षमता रखेंगे। जैसे कि प्राइमरी लेवल में आपको बता दिया गया कि एक आयत होता है, जैसे उन्होंने ब्लैक बोर्ड दिखा दिया टीचर ने कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये आयत है, क्योंकि इधर इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। आप देख रहे होंगे कि इधर देखो एक बराबर भुजा है, इधर सामने एक बराबर भुजा है, जैसे उन्होंने दिखा दिया कि ये ब्लैक बोर्ड है और देख रहे हैं कि ये भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है। तो इस प्रकार से उनको बता दिया। लेकिन अगर यहीं पे उनसे पूछ लिया जाए कि हाँ ठीक है आयत की परिभाषा सुनवाओ, तो क्या वो आयत की परिभाषा सुना पाएंगे? तो यानी कि परिभाषा की क्षमता से उनकी उम्मीद नहीं की जाती, इसलिए आपका विकल्प गलत हो गया। इसमें जो राइट विकल्प है वो चौथा विकल्प है कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। यानी कि जो गणितीय प्रक्रिया है वो किस प्रकार से उसके लिए तर्क संगत दे रहे हैं। जैसे कि आपने उनको बताया कि आयत जो होता है वो ब्लैक बोर्ड टाइप का होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जैसे आपने उनसे पूछा कि आयत क्या होता है, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे सर आपका ब्लैक बोर्ड में आमने सामने की भुजा बराबर है। तो जैसे आपने देखा कि उनकी जो तर्क संगत है उन्होंने सही बिल्कुल दिया है। तो इसी क्षमता को ही गणितीय प्रक्रिया यानी कि गणितीय तर्कणा का सूचक कहते हैं। तो यही आपका राइट विकल्प हो गया प्राइमरी लेवल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं वाला बताना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको जैसे ही नहीं मिल जाए तो आप नहीं पे तुरंत अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं दिखना बंद हो जाता है। तो इसमें पहला विकल्प देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो जैसे ही आपको केवल मिल गया आपका ये विकल्प नहीं होगा। और पहली बात, अभाज्य संख्याओं में 2 गुणनखंड नहीं होते हैं। जैसे कि पहली अभाज्य संख्या 2 ही है, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। तो क्या 2 के 2 गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड तो तब होंगे जैसे 4 है तो 2 गुणे 2 तब 2 गुणनखंड हुए, जैसे 4 लिखा है तो इसी के 2 गुणनखंड हुए 2 गुणे 2। क्या 2 के 2 गुणनखंड हैं? तो 2 का 2 गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए ये आपका विकल्प गलत हो गया, क्योंकि इसमें पहली बात तो आपको केवल मिल गया और केवल वाला विकल्प तो कभी भी आंसर सही नहीं होगा। और दूसरी बात, ना ही केवल 2 गुणनखंड भी होते हैं। अगला है 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्या 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं ही हैं? पहली बात तो आपको केवल मिल गया। हम आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं शिक्षण के, चाहे वो मनोविज्ञान का हो, हिंदी का हो या EVS का हो, सभी में आपको बताया कि आप जैसे ही केवल देखें वो आप विकल्प सही नहीं करेंगे, उसको गलत टिक कर देंगे। और ना ही 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 1 अंक वाली में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी है 3, तीसरी है 5 और उसके बाद जो है चौथी है 7 और उसके बाद हम देखेंगे आ जाएगी अगली संख्या। तो इसलिए 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। और एक बात और हम आपको बता दें कि इसमें जो पूछा गया है वो नहीं पूछा गया है, तो इसको आप नहीं को ध्यान में रखेंगे। और हम यहाँ पे आपसे पॉजिटिव हल कराने लगे थे, इसलिए ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इसको हम फिर से देख लेंगे, क्योंकि इसमें नहीं वाला बताना है। इसमें पूछा गया है अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो बिल्कुल सही 2 गुणनखंड ही होते हैं। जैसे 2 लिखा है तो 2 का 2 ही गुणनखंड है, 2 गुणा 1 यानी कि 2 गुणनखंड हो गए। अगला है 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 अंक वाली 4 ही अभाज्य संख्याएं हैं। पहली है 2, उसके बाद है 3, फिर है 5 और फिर है 7, यानी कि 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 अंक वाली। अगला है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, क्योंकि जो 2 है वो सम है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, इसलिए यही आपका नहीं वाला आंसर हो गया। और अगला दिया है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अपरिमित रूप से अनेक हैं, तो इसलिए इसका राइट विकल्प तीसरा हो गया। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि नहीं हमने भी थोड़ा छोड़ दिया। इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आप जैसे ही नहीं देखें तो नहीं पे आप गोला कर देंगे। तो इसलिए इसका राइट विकल्प जो है वो तीसरा हो गया कि सभी अभाज्य संख्याएँ विषम नहीं होती हैं, यानी कि 2 जो है वो 2 अभाज्य संख्या है और वो सम भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम
कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। यानी कि जो गणित का पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रतिचित्रण दिया जाता है, प्रतिचित्रण का तात्पर्य होता है मैपिंग से, इसलिए आप इसको इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लेंगे कि प्रतिचित्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैपिंग कहते हैं। तो जो प्राइमरी लेवल में जो मैपिंग देना होता है उसका मुख्य प्रयोजन क्या होता है, तो इसका मुख्य प्रयोजन आपको बताना है। पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, तो इसको हम रोके रखेंगे। दूसरा है आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, इसको भी रोके रखेंगे क्योंकि प्रोत्साहन देना एक पॉजिटिव वर्ड है। तीसरा है विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये भी विकल्प पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो चौथा उपरोक्त सभी हो जाएगा। और उपरोक्त सभी 90% केसों में ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अगर आपको उपरोक्त सभी मिल गया तो वो आपका आंसर सही ही होता है। इसलिए आपको अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है, विकल्प में उपरोक्त सभी है या ABC दोनों है, तो आप ऐसे विकल्पों को टिक कर देंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे तीनों सही भी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑल द अबव होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप उसको कैसे संबोधित करेंगे। यानी कि कक्षा 2, एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको कक्षा 2 का विशेष ध्यान रखना है कि कक्षा 2 यानी कि प्राइमरी में, वो भी कक्षा 2 के बारे में ये बात कही गई है कि 44 लिखने को कहा गया, उन्होंने 404 लिख दिया। तो आप इसको किस प्रकार से संबोधित करेंगे एक अध्यापक के रूप में। सबसे पहले उनको देखेंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप उनको उस समूह में नहीं रखेंगे, क्योंकि जिन्होंने सही लिखा है उनको अलग रखेंगे, जिन्होंने गलत लिखा है उनको आप एक बार बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, तो इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। आप उनको फिर सही उत्तर प्राप्त करने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि कक्षा 2 का छात्र ना ही उसके अंदर इतनी अभी समझ का विकास है, ना ही वो इतना अनुमान लगा पाएगा, ना ही अभी उसने इतना अधिगम किया है कि वो खुद से आंसर निकाल पाए या खुद से प्राप्त कर पाए, इसलिए आप उसको खुद समझाएंगे, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, ये भी नहीं करेंगे। क्या उनकी कापी में सही उत्तर लिखने से उन्हें आ जाएगा? क्योंकि कक्षा 10 का तो कोई स्टूडेंट है नहीं कि उसने मान लो कोई गलती कर दी, आपने कापी में सही उत्तर लिख लिया तो वो घर में जाके समझ लेगा, उसको आपको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो गया वो चौथा हो गया कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। क्योंकि जो प्राइमरी लेवल में स्टूडेंट होते हैं उन्हें हम मूर्त चीज़, मूर्त का तात्पर्य होता है जो चीज़ दिखाई देती है, यानी कि भौतिक चीज़ों के द्वारा हम उन्हें विनिमय नियम समझाएंगे कि किस प्रकार से 44 लिखा जाता है, किस प्रकार से 404 लिखा जाता है, इसको हम मूर्त ढंग से उन्हें समझाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसमें नहीं वाला आपको बताना है जो नहीं है, इसलिए नहीं को आप गोला काला कर लेंगे। अभी आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन शायद 9th क्वेश्चन में कि नहीं पर हमने भी नहीं ध्यान दिया, तो ऐसे आप भी एग्जाम में करते हैं कि नहीं आप भूल जाते हैं, इसलिए नहीं पर आप जरूर गोला काला करेंगे। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है प्रतिरूप। प्रतिरूप का तात्पर्य होता है पैटर्न। तो हम पैटर्न 2005 में जो NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 NCF है उसने प्राइमरी लेवल में पैटर्न पर ध्यान दिया, यानी कि गणितीय पाठ्यक्रम का भाग बताया है कि किस पैटर्न से या आपको कैसे पढ़ाना है। पैटर्न, प्रतिरूप का तात्पर्य पैटर्न से होता है। दूसरा है अनुपात, इसको हम रोक के रखेंगे, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तीसरा है चौपर टाइलिंग। चौपर टाइलिंग का तात्पर्य है जैसे कि टाइल आपने देखा होगा, टाइल वर्गाकार भी होता है, वर्गाकार लगभग होता है, तो आपको टाइल या वर्गाकार चीज़ों को दिखाकर पढ़ाना प्राइमरी लेवल में, ये बिल्कुल सही है। सममित का तात्पर्य होता है सिमेट्री, यानी कि आपको सिमेट्री तरीके से पढ़ाना है, चीज़ों को जोड़कर पढ़ाना है। जैसे कि आपको आयत के बारे में बताना है तो आप उनको ब्लैक बोर्ड से जोड़कर बता सकते हैं, इसलिए इसका ये भी आंसर सही हो गया। और जो अनुपात है ये आपसे प्राइमरी लेवल में नहीं पूछा जाएगा। NCF 2005 ने जो गणितीय पाठ्यक्रम बनाया है उसमें अनुपात को नहीं रखा है। अनुपात जो रेशियो है वो आपका जूनियर लेवल में, इसलिए यही आंसर आपका गलत हो गया, यानी कि नहीं वाला पूछा जा रहा था तो यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम
कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे पहले आप प्राथमिक कक्षाओं को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि आप जो भी आंसर चुनेंगे वो प्राथमिक कक्षाओं के अनुसार चुनेंगे। पहला है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। जैसे ही आपको आंसर अवसर मिल गया, आप समझ लीजिए कि वो विकल्प आपका हो जाएगा। लेकिन हम इसको रोके रखेंगे कि शायद अगला विकल्प ऐसा हो जाता है, कभी कभी 2 अवसर वाले विकल्प मिल जाते हैं, तो 2 अवसरों में से फिर एक जो ज़्यादा सही होता है उसको चुनना होता है। अगला देखेंगे क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो प्राइमरी लेवल में लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। प्राइमरी लेवल में सिर्फ आपको समझना है, संकल्पना का निर्माण करना है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के सिर्फ अनुसार ही आप पढ़ेंगे। और पहली बात, आपको शिक्षण यानी कि पेडागोजी में पढ़ना लिखना, पाठ्यक्रम, पढ़ाई लिखाई से चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चुनना है, आपको व्यवहारिक चीज़ों को चुनना है। अगला है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल में आपको उन्हें कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनाना है कि उनके अंदर इतनी क्षमता का विकास कर देना कि वो पार्टी का प्रवक्ता हो जाए। उनको आप अवसर देंगे कि वो कैसे सीखें, कैसे संकल्पनाएं बनाएं। तो इसलिए इसका राइट आंसर पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन है जिसके द्वारा गणित में उपलब्धि कम हो सकती है। पहला है गणित का स्वरूप, ये नहीं होगा। गणित के स्वरूप से क्या आपकी उपलब्धि कम हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गणित का स्वरूप होगा वो सबके लिए एक समान होगा। दूसरा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता कारण हो सकती है उपलब्धि कम होने का, तो ये भी नहीं होगी, इसको हम नहीं चुनेंगे, क्योंकि अभी हम देख लेंगे क्यों नहीं चुनेंगे। अगला है लिंग। क्या अगर आप लड़का हैं तो आप गणितीय क्षमता आपकी ज़्यादा विकसित होगी, अगर लड़की हैं तो नहीं होगी? तो ये भी नहीं, क्योंकि लिंग निर्धारण से कुछ भी नहीं होता। लिंग का आपके अधिगम पर या गणितीय क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगर देखें यहाँ पे तो आपको ये 2 विकल्प सही लग रहे होंगे, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि आप जब विकल्प चुनेंगे तो सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देंगे वो आसपास के परिवेश को, समाज को, अपने आसपास के वातावरण को, कल्चर को। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा वो चौथा होगा कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो इसलिए चौथा कारण सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपको किस प्रकार से समाज मिला है, आपके आसपास का परिवेश क्या है, आपका कल्चर क्या है, उसी हिसाब से आपकी गणित में उपलब्ध होगी। गणित के आपकी सभी विषयों में लगभग आपके आसपास के परिवेश के अनुसार आपकी उपलब्धि तय होती है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि गणित शिक्षण में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने सिस्टमेटिक तरीके से देखा और आपको बताया कि आप कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 या 2 या 3 जो भी विकल्प आप कैंसिल कर पाएँ विकल्प कैंसिल कर दें और राइट आंसर आप चुन लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।